तो नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग वहां पे, रेडिएशन। और कुछ पॉइंट्स लिखो जरा रेडिएशन में। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे रेडिएशन में, रेडिएशन इज अ प्रोसेस, radiation is a process in which heat is transmitted. Radiation is a process in which heat is transmitted from one place to another. Radiation is a process in which heat is transmitted from one place to another without heating and transferring the medium. लिखा इतना, radiation is a process in which heat is transmitted from one place to another without heating and transferring the medium. वैसे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मीडियम है तो ना तो मीडियम ट्रांसफर होगा, ना ही मीडियम वहां पे क्या होगा, हीटअप होगा। और उसके एग्जांपल हमने क्या लिए थे, सन से जो लाइट आती है अर्थ पे वो किसके थ्रू आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है। अगर कोई हीटर जल रहा है और हीटर के बगल में जाके हम खड़े हो जाते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें भी गर्मी फील होती है, तो वहां पे जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। अब लिखो वहां पे नेक्स्ट, वहां पे कुछ पॉइंट्स डाल के लिखो, रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर लिखो नेक्स्ट वहां पे, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। They travel in straight line with the speed of light. लिखा वहां पे, रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर नेक्स्ट क्या बोला वहां पे, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, दे ओबे the laws of reflection and refraction like light. They obey the laws of reflection and refraction like light. लिखा इतना? Yes, sir. फिर आगे लिखो वहां पे, radiation word is used for process and energy both. यानी रेडिएशन वर्ड हम कई बार यूज करते हैं प्रोसेस के लिए भी, और रेडिएशन वर्ड कई बार हम यूज करते हैं जो एनर्जी एमिट हो रही है उसके लिए भी। रेडिएशन वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रोसेस एंड एनर्जी बोथ। इतना लिखा वहां पे? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास एक बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर डेल्टा क्यू एनर्जी गिर रही है। हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर डेल्टा क्यू एनर्जी गिर रही है। अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर एनर्जी आएगी तो इस एनर्जी का 3 पार्ट में यूज होगा। एनर्जी का कुछ पार्ट तो ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, तो इसको लिखो डेल्टा क्यू ए। तो ये एनर्जी का वो पार्ट है जो बॉडी वहां पे क्या कर रही है,
एब्जॉर्ब कर रही है। फिर एनर्जी का कुछ पार्ट ये बॉडी क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो QR एनर्जी का वो पार्ट है जो बॉडी वहां पे क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। सिमिलरली जो बची हुई एनर्जी रहती है, ये बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में होगी तो वो उसको वहां पे क्या कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी। इतना समझ में है? जब भी किसी बॉडी को कोई एनर्जी मिलेगी तो मैंने क्या बोला, एनर्जी का कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर देगी, और एनर्जी का कुछ पार्ट वहां पे क्या कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी। तो हम इक्वेशन अब लिख सकते हैं वहां पे कि जो डेल्टा क्यू रहेगा वो किसके बराबर, वो हो जाएगा डेल्टा क्यू ए प्लस हो जाएगा डेल्टा क्यू आर प्लस वहां पे लिख दें डेल्टा क्यू टी। अब डेल्टा क्यू से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा क्यू बाय ए अपॉन डेल्टा क्यू प्लस हो जाएगा डेल्टा क्यू आर अपॉन डेल्टा क्यू प्लस हो जाएगा वहां पे डेल्टा क्यू टी अपॉन डेल्टा क्यू। अब बताओ डेल्टा क्यू ए अपॉन डेल्टा क्यू ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा क्यू ए बाय डेल्टा क्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी का वो पार्ट जो बॉडी ने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब। ये रेशो है कि नहीं है वहां पे, या ऐसा बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है जो बॉडी वहां पे क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। हाँ यस सर। सर। अच्छा, डेल्टा क्यू आर बाय डेल्टा क्यू ये एनर्जी का वो फ्रैक्शन है जो बॉडी वहां पे रिफ्लेक्ट कर रही है, और डेल्टा क्यू टी बाय डेल्टा क्यू ये एनर्जी का वो पार्ट है जो बॉडी वहां पे क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। अब ये जो टर्म रहती है इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टेंस पावर ए। डेल्टा क्यू आर बाय डेल्टा क्यू इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, और डेल्टा क्यू टी बाय डेल्टा क्यू ये होता है ट्रांसमिटेंस। तो रिजल्ट जो निकल के आता है ए प्लस आर प्लस टी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। वहां पे लिखा है इतना? यस सर। 1 मिनट। ए को हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्टेंस। एब्जॉर्प्टेंस आर जो है, आर को हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेंस। और टी जो है इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। तो रिजल्ट हमारा क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है ए प्लस आर प्लस टी इक्वल्स टू 1। अच्छा, जो ए एब्जॉर्प्टेंस है इसको हम कई बार एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं। जो ए मैंने एब्जॉर्प्टेंस लिखा है इसको हम कई बार एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं। लिखा है इतना यहाँ पे? यस सर। Yes, sure. लिखो, इसी में लिखो वहां पे, when thermal radiation falls on a body, इसी के नीचे लिखो वहां पे, when thermal radiation falls on a body they are partly reflected. When thermal radiation falls on a body they are partly reflected, absorbed. They are partly reflected, comma, absorbed, and rest get transmitted.
and rest get transmitted. अच्छा अब बताओ मुझे यहाँ पे बॉडी एनर्जी को कब ट्रांसमिट करेगी? जब ये उसका बॉडी temperature- जब ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में होगी। Yes, sir. अच्छा अगर बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है तो उस केस में टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? Yes. तो हम लोग जब रेडिएशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे बॉडी क्या कर रही है? एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं कर रही है। तो वहां पे केवल क्या हो रहा होगा? एब्जॉर्ब Absorb, reflect. और रिफ्लेक्ट, यही दो चीजें हो रही होंगी। तो अब तुम यहाँ पे यही लिखोगे, नहीं लिखोगे कि A प्लस आर हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए? अगर एनर्जी का कुछ भी पार्ट ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो जो भी एनर्जी मिलेगी उसके लिए A प्लस आर वहां पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और बताओ इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? अरे है ना? अच्छा बताओ कोई बॉडी के लिए अगर A कम है, बताओ A प्लस आर का सम तो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर A कम होगा तो उस बॉडी के लिए R क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब कम कर रही है तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगी। Yes, sir. अच्छा हमने ये भी पढ़ा है कि जब गर्मी आती है तो हमेशा हम लाइट कलर के कपड़े पहनते ही नहीं पहनते? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा क्यों हम जनरली गर्मी में व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं? कि जब हम बाहर निकलेंगे तो सन का जो रेडिएशन रहेगा, एनर्जी हमारे ऊपर गिर रही कि नहीं गिर रही? Yes, sir. हाँ और सर। वो एनर्जी बेसिकली हमारे कपड़ों के ऊपर गिर रही है। अब अगर कपड़े लाइट कलर के होंगे तो जनरली जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट वहां पे क्या होगा? Reflect. रिफ्लेक्ट होगा। और एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट अगर रिफ्लेक्ट होगा तो एनर्जी का बहुत ही कम पार्ट वहां पे क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। Yes, sir. Yes. तो इसीलिए वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी लाइट कलर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। अच्छा अब ये बताओ जिसके लिए आर कम होगा उसके लिए ए क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा ब्लैक कलर के कपड़े हम कब पहनते हैं? जनरली ठंड में पहनते ही नहीं पहनते? वैसे तो हम किसी भी सीजन में पहन सकते हैं, लेकिन जब भी हम ब्लैक कलर के कपड़े या डार्क कलर के कपड़े ठंड में पहनते हैं विंटर में, तो होगा क्या? जो भी एनर्जी गिरेगी उसका बहुत कम पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और मैक्सिमम पार्ट वहां पे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो भी डार्क कलर के कपड़े होते हैं या डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो वहां पे क्या होते हैं? गुड एब्जॉर्बर होते हैं। तो कभी देखा ही नहीं देखा है कि जब हम गर्मी में ब्लैक कलर का शर्ट पहन के निकलते हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है शर्ट पूरा? हाँ सर। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, रिफ्लेक्ट कम कर रहा है। तो जो गुड एब्जॉर्बर होंगे वो वहां पे पुअर रिफ्लेक्टर होंगे, और जो गुड रिफ्लेक्टर होंगे वो वहां पे क्या होंगे? पुअर एब्जॉर्बर होंगे। Yes, sir. अच्छा अब ऐसा भी कोई केस हो सकता ही नहीं हो सकता है कि जहां पे आर 0 हो जाए, यानी टी भी 0 है, आर भी 0 है। इसका मतलब है कि बॉडी के पास जो भी एनर्जी आ रही है वो एनर्जी पूरी पूरी उसने क्या कर ली है? एब्जॉर्ब। तो ए 1 हो गया कि नहीं हो गया? यस। Yes, sir. अब ऐसी जो बॉडी रहती है उसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो वहां पे क्या करती है? जितनी भी एनर्जी गिरती है वो पूरी पूरी वहां पे क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। सर मतलब ब्लैक होल। ब्लैक होल बोल दो या फिर ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक स्फेयर लिया और स्फेयर में
हल्का सा हमने यहाँ पे कट लगा दिया, यानी एक ओपनिंग क्रिएट कर दी हमने, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को स्ट्राइक करा रहे हैं। यहां पे एनर्जी आ रही है, रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब क्या, एनर्जी। और रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये किसको ओबे करती हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, एक इस तरह का एक इंक्लाइंड कुछ लगा दिया, मिरर टाइप। अब क्या होगा, ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पड़ेगी। अब जैसी यहाँ पड़ेगी तो लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पड़ेगी लाइट। लाइट बोलते हैं या फिर रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन यहाँ पड़ेगी, इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। अब बताओ, इस तरह से ये लाइट कई बार टकराती रही तो ऐसा भी होगा ही नहीं होगा कि कंटिन्यूअसली क्या होगी, पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। यस सर। और इस केस में अगर रेडिएशन कुछ बाहर नहीं निकल पाया तो हम बोलेंगे ये बॉडी हमारी क्या हो गई, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बन गई कि नहीं बन गई। यस सर। तो लिखो वहां पे, इफ अ बॉडी डज नॉट ट्रांसमिट, लिखो वहां पे, इफ अ बॉडी डज नॉट ट्रांसमिट T equals 0, it shows that R is more. It shows that if R is more, A is less. It shows that R is more. It shows that if R is more, A is less. That is, good reflector will be bad observer, will be bad absorber. It shows that if R is more, A is less. That is, good reflectors will be bad absorbers, and vice versa. लिखा है इतना वहां पे? यस सर। फिर लिखो वहां पे, if a body neither reflects, if a body neither reflects nor transmit any radiation, if a body neither reflect nor transmit any radiation, such a body is called black body. Such a body is called black body. Such a body is called black body. तो जब भी हम ब्लैक बॉडी की बात करेंगे, ए वहां पे क्या लेंगे, 1 लेंगे। लिखा है इतना? यस सर। रब कर रहा हूं। अब नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे ए, और ए को हमने क्या डिफाइन किया था, ए को हमने डिफाइन किया था एब्जॉर्प्टेंस या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर। तो हमने इसको ये भी बोला है एब्जॉर्प्टिव पावर। और इसकी डेफिनेशन लिख लो वहां पे एब्जॉर्प्टिव पावर की, लिखो वहां पे, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब to the quantity of heat radiation incident on it. ये रेशो है, किसका रेशो था वहां पे, ये रेशो था वहां पे क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। देखो यही था कि नहीं था वहां पे, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब to the quantity of heat radiation incident on it. लिखा है इतना वहां पे? यस सर। अब कुछ डेफिनेशन है जिनको हमें यूज करना है न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट लिखो कैपिटल ई, और जो कैपिटल ई रहता है इसको हम बोलते हैं एमिसिव पावर।
लिखो वहां पे एमिसिव पावर को, लिखो वहां पे एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। एमिसिव पावर को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम per unit area of the surface is called its emissive power. एमिसिव पावर को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? एनर्जी जो रेडिएट हो रही है पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से, उसको हम एमिसिव पावर बोलेंगे। डेफिनेशन रिपीट करो। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। भाई कोई भी सरफेस है, उसके यूनिट एरिया से पर सेकेंड में जो एनर्जी रेडिएट होगी वही उस बॉडी का क्या होगा? एमिसिव पावर होगा। लिखा इतना? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे स्मॉल ई, और ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं वर्ड। ई जो रहता है इसको हम बोलते हैं एमिसिविटी। ई जो है, ई को हम बोलते हैं एमिसिविटी। और इसको लिख लो, एमिसिविटी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? एमिसिविटी को हम डिफाइन कर रहे हैं रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस, रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस अपॉन एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस to the emissive power of a black body at the same temperature is called emissivity. लिखा है इतना? हाँ Yes. सर। अच्छा, E की वैल्यू लिख लेना 1 होती है ब्लैक बॉडी के लिए। अगर ब्लैक बॉडी होगी तो E के लिए E की वैल्यू 1 होगी, बाकी सभी के लिए E की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इसके बीच में होती है E की वैल्यू। लिखा इतना? Yes, sir. अब देखो, हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है, इसका खुद का टेम्परेचर T है। हमारे पास एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, और इसको हम किस में लेके आ रहे हैं? इसको हम लेके आ रहे हैं सराउंडिंग में, और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। यानी इसको ऐसा समझो यहाँ पे कि मान लो हमारे पास एक कप है, कप में चाय है, और चाय को हम कुछ टाइम बाद कहाँ पे लेके आ रहे हैं? रूम में लेके आ रहे हैं या फिर सराउंडिंग में लेके आ रहे हैं? अच्छा, तो जब हम चाय के कप को सराउंडिंग में लेके आते हैं तो कभी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है क्या? नो सर। भाई सराउंडिंग का साइज बहुत बड़ा है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। किसका टेम्परेचर चेंज होता है? जो टी रहती है चाय, उसका टेम्परेचर वहां पे चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? यस सर। Yes. अब देखो, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना यहाँ पे, तो क्वेश्चन जो भी रहते हैं सॉल्व किए जाते हैं, थ्योरी है, और थ्योरी है प्रेवोस्ट थ्योरी।
तो हाँ, यहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रेवोस्ट थ्योरी। अब देखो प्रेवोस्ट थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सराउंडिंग में लेके आते हैं तो यहां पे दो चीजें एक साथ होती हैं। एक तो क्या होता है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का खुद का टेम्परेचर है, तो इस खुद के टेम्परेचर के कारण ये रेडिएशन के थ्रू एनर्जी एमिट करती है। देखो मैंने क्या बोला वहां पे, ये थ्योरी क्या डिफाइन कर रही है, प्रेवोस्ट थ्योरी डिफाइन कर रही है कि जब भी हम किसी बॉडी को सराउंडिंग में लेके आएंगे तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ होती हैं। जो बॉडी रहती है वो अपने टेम्परेचर के कारण एनर्जी क्या करती है, एमिट करती है। साथ में ये बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, किसके टेम्परेचर के कारण, सराउंडिंग के टेम्परेचर के कारण। तो ये साइमल्टेनियसली यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है। अच्छा, रेडिएशन का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला है, रेडिएशन वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, प्रोसेस के लिए भी, और रेडिएशन वर्ड हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए भी। तो रेडिएशन का मतलब ये नहीं है कि रेडिएशन एक प्रोसेस जिसमें बॉडी एनर्जी लूज कर रही है। रेडिएशन एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी एनर्जी क्या कर रही है, ले भी सकती है, एनर्जी दे भी सकती है। देखो जब हम बात करते हैं सन से अर्थ की, तो सन क्या कर रहा है, रेडिएशन के थ्रू एनर्जी दे रहा है। और अर्थ क्या कर रही है, अर्थ रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ले रही है कि नहीं ले रही है? हाँ सर। यस सर। मैंने क्या बोला है, रेडिएशन वर्ड का मतलब नहीं लॉस नहीं होता है। जब हम रेडिएशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो रेडिएशन वर्ड हम यूज कर रहे हैं प्रोसेस के लिए भी, साथ में एनर्जी के लिए भी, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी को लेके आ रहे हैं तो बॉडी क्या कर रही है, दोनों चीजें एक साथ कर रही है। रेडिएशन के थ्रू वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है और रेडिएशन के थ्रू एनर्जी वो क्या कर रही है, एमिट भी कर रही है। इतना समझ में नहीं समझ में सबको? यस सर। अच्छा। अब देखो हमने किसी टी टाइम की बात करी है, ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, डायग्राम ने किसी टी टाइम पे ड्रॉ किया, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं डिक्रीज कर रहा होगा। यहां पे मान लो टी ग्रेटर देन टी नॉट है, किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, उसको हम सराउंडिंग में लेके आएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करे नहीं डिक्रीज करेगा। तो हमने मान लिया किसी टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, टी है। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी किस रेट से एनर्जी एमिट कर रही है, तो एनर्जी को जो एमिट करने का रेट होता है वो बेसिकली पावर होता है। तो पीई, पीई का मतलब ये हुआ कि ये वो एनर्जी का रेट है जो बॉडी वहां पे क्या कर रही है, एमिट कर रही है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4, और इसको हम बोलते हैं स्टीफेंस लॉ। इसको हम बोलते हैं स्टीफेंस लॉ। ध्यान ना, ई क्या है, ई बॉडी की एमिसिविटी है, ए वहां पे क्या है, ए बॉडी का सरफेस एरिया होता है, सिग्मा वहां पे स्टीफन कांस्टेंट है, और टी वहां पे टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर केल्विन में यूज किया जाएगा। और ध्यान है ये पावर है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, अगर एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो जूल पर सेकेंड। तो कोई भी बॉडी रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी एमिट करती है, उसको एनर्जी को एमिट करने का रेट होता है ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। लेकिन तो ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी साथ में रेडिएशन के थ्रू एनर्जी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है। अच्छा, अब एब्जॉर्ब करने का रेट क्या होगा, एब्जॉर्ब करने का रेट होता है ई ए सिग्मा टी नॉट टू दी पावर 4। बताओ इतना सबको समझ में नहीं समझ में? कोई भी बॉडी क्या कर रही है, कोई भी बॉडी एनर्जी एमिट भी करती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी करती है।
एमिट करने का रेट उसके खुद के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और एब्जॉर्ब करने का रेट किस पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और पी जो रहता है, पी को हम कई बार रेडिएंट पावर भी बोलते हैं। बताओ इतना समझ में नहीं समझ में? हाँ, किसको बोलते हैं सर रेडिएंट पावर? पी। अब इसकी यूनिट क्या है? पी की यूनिट जूल पर सेकेंड है ना, तो उसको हम Yes, sir. रेडिएंट पावर बोलते हैं। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, इस केस में किसका टेम्परेचर ज्यादा है? देखो ई दोनों के लिए क्या है? Same. ई जो है, ई तो हमेशा प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है कि नहीं? Yes, sir. ई जो है, ई हमेशा एमिसिविटी है और ये है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ए ध्यान रखना, ए कौन सा एरिया लिया जाता है? ए हमेशा सरफेस एरिया लिया जाता है। अच्छा ये तो मुझे कभी देखा है जब ठंड आती है तो हम खुद की बात करें, अपनी खुद की बात करें, कुत्ते को कभी देखा सोते हुए, वो करता क्या ठंड में? अभी जब हम सोते हैं और अगर हमें ठंड लग रही तो जनरली हम क्या करते हैं? मान लो बस बेडशीट नहीं ओढ़ने के लिए, तो क्या करते हैं हम लोग? सर अपने अपनी बॉडी फोल्ड करते हैं। अपने बॉडी को हम क्या करते हैं? पास लेके आते हैं। कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता क्या करता है? पूरा अपने मुंह पे घुसड़ के पूरा बैठ जाता है। Yes, sir. अच्छा, अब Yes, देखो sir. करता है, देखो हो क्या रहा है। हमारी बॉडी का कुछ टेम्परेचर है कि नहीं? हाँ Yes, सर। और हमारी बॉडी का Yes. टेम्परेचर ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा सराउंडिंग से? Yes. sir. अब बताओ, अगर हमने अपना एरिया कम कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हम रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी लूज करेंगे वो कम लूज करेंगे, नहीं लूज करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. भाई, किस रेट से हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं या किस रेट से हम एनर्जी लूज करेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बॉडी के एरिया पे। कौन से एरिया पे? सरफेस एरिया पे। तो अगर हम सरफेस एरिया को कम कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? कि हम कम रेट से एनर्जी क्या करेंगे? लूज करेंगे। अबे आया कि नहीं आया समझ में इतना? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब देखो दो चीजें होती हैं। अगर मान लो इस केस में बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है? बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. और यस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? कम। कम. कम। तो इस केस में बॉडी क्या होती है? कूल होती है या हॉट होती है? Cool. तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर एनर्जी का एमिट करने का रेट ज्यादा है, भाई अगर एनर्जी एक सेकंड में ज्यादा एनर्जी क्या कर रही है? एमिट कर रही है और कम एब्जॉर्ब कर रही है, बताओ उस केस में बॉडी का टेम्परेचर वहां पे क्या होगा? डिक्रीज। हाँ सर। आया कि नहीं समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस। भाई अगर हम Yes. किसी बॉडी की बात कर रहे हैं, वो बॉडी क्या कर रही है? एक सेकंड में ज्यादा एनर्जी लूज कर रही है और एक सेकंड में एब्जॉर्ब कम कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? अरे उस केस में बॉडी एनर्जी लूज कर रही होगी ना। ये देखो, Yes, sir. अगर मैं बोल रहा हूं कि एक ये जो केस था हमारा, मान लो बोल रहा हूं कि इस केस में बॉडी क्या कर रही है? हर एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी एमिट कर रही है, हर एक सेकंड में। और कितनी ले पा रही है? ले पा रही है 40 जूल की एनर्जी। बताओ ये नेट एनर्जी क्या कर रही है? गेन कर रही है, लूज कर रही है? Lose. लूज कर रही है। कितना लूज कर रही है नेट? 40 60. लिया और 100 निकाल रही है, तो नेट उसने कितना लूज किया एक सेकंड में? 60. 60। sir. और बताओ एनर्जी अगर लूज होगी तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? एम एस डेल्टा थीटा के बराबर होता है। तो अगर कोई बॉडी नेट एनर्जी लूज कर रही है तो उसका टेम्परेचर वहां पे क्या होगा? कम होगा। Yes, sir. होगा ही नहीं होगा? अब मान लो, इमेजिन करो कि हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया
एक बर्फ का टुकड़ा या बर्फ का ब्लॉक लिया, उसको हम एटमॉस्फेयर में लेके आ गए, बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है। बॉडी का टेम्परेचर क्या है? कम। अब मैंने क्या बोला है? एमिट करने का रेट उसके खुद के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एब्जॉर्ब करने का रेट सराउंडिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या चीज ज्यादा होगी? बताओ, यहाँ पे एब्जॉर्ब करने का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एमिट करने का। यस सर। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते नहीं समझ सकते हैं कि मान लो जो आइस का क्यूब है वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी ले रहा है, 1 सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी ले रहा है, लेकिन एमिट कितनी कर पा रहा है? एमिट कर पा रहा है मान लो 30। बताओ ये बॉडी नेट एनर्जी क्या कर रही है? गेन। अच्छा, कितनी एनर्जी गेन कर रही है? तो ये 70 जूल की एनर्जी गेन कर रही, नहीं गेन कर रही? यस सर। अच्छा, कोई बॉडी अगर नेट एनर्जी गेन कर रही है तो उसका टेम्परेचर वहां पे क्या होगा? राइज करेगा। यस सर। तो कोई भी बॉडी कूल कब होती है, कोई बॉडी ठंडी कब होगी? जब एमिट करने का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब करने का। समझ में? यस सर। और कोई बॉडी हीटअप कब होगी? कोई बॉडी का टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब एब्जॉर्ब करने का रेट ज्यादा होगा और एमिट करने का रेट वहां पे क्या होगा? कम होगा। कम। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर। देखो अब इसको थ्योरी को लिख लो वहां पे। तो लिखो वहां पे एवरी बॉडी ऐसा लिखो वहां पे, एवरी बॉडी इज एमिटिंग एनर्जी, एवरी बॉडी इज एमिटिंग एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। ये थ्योरी क्या डिफाइन कर रही है? थ्योरी डिफाइन कर रही है एवरी बॉडी इज एमिटिंग एनर्जी in all direction at a rate depending only on the nature of its surface, depending only on the nature of its surface and its temperature, and is also absorbing energy. Every body is emitting energy in all direction at a rate depending only on the nature of its surface. ये लिखा नहीं लिखा? Yes. And its temperature, and is also absorbing energy from all surrounding, and is also absorbing energy from all surrounding bodies at a rate depending on its surface and the temperature of the surrounding, and the temperature of the surrounding. सर एक बार रिपीट करो ना। सर लास्ट लाइन एक बार रिपीट। दिया है, every body is emitting energy in all direction at a rate depending on the nature of its surface and its temperature, and is also absorbing energy from all surrounding bodies at a rate depending upon its surface and the temperature of the surrounding. यानी जो मैंने समझाया वही लिखवाया कि कोई बॉडी जो है वो एनर्जी एमिट भी कर रही है, साथ में एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है। एनर्जी को एमिट करने का रेट डिपेंड कर रहा है उसके टेम्परेचर पे, और एब्जॉर्ब करने का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? सराउंडिंग टेम्परेचर पे। अच्छा, ये चीज बताओ मुझे, अगर मेरे पास कोई बॉडी है और मान लो ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी लेती है, और 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी निकाल देती है, तो क्या होगा? बताओ, अब ये बॉडी नेट एनर्जी क्या कर रही है? 0 टेम्परेचर कांस्टेंट।
और ये ध्यान रखना है, अगर ऐसा हो जाता है कि बॉडी जिस रेट से एनर्जी ले रही है उसी रेट से अगर एनर्जी एमिट कर दे तो उस केस में बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस रहता है फिर हम बोलते हैं कि बॉडी हमारी स्टेडी स्टेट या थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई है। बताओ कुछ टाइम बाद जो चाय रहती है अगर उसको हम छोड़ दें तो किस टेम्परेचर पे आ जाएगी? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। मान लो रूम टेम्परेचर 27-30 होता है, तो मान लो अगर रूम का टेम्परेचर 30 है तो कुछ टाइम बाद वो चाय भी 30 पे आ गई, नहीं आ गई? यस सर। अच्छा, उस टाइम पे प्रोसेस खत्म हो गया क्या? नहीं, उस टाइम पे दोनों चीज चल रही है। चाय एनर्जी एमिट भी कर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है, लेकिन दोनों का रेट अब कैसा है? सेम, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है तो बॉडी का टेम्परेचर भी T0 हो गया। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, 1 सेकंड में बॉडी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है 1 सेकंड में बॉडी उतनी एनर्जी क्या कर रही है? एमिट कर दे रही है। तो उसके कारण बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है रेडिएशन में। जब रेडिएशन हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, कहीं क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि जिस रेट से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है उसी रेट से वो एनर्जी क्या कर रही होगी? एमिट कर रही होगी। बताओ इतना समझ में नहीं समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो वहां पे फॉर्मूले बहुत कम है जो यूज किए जाते हैं। अब देखो हमने जो केस लिया था वहां पे हमने मान के चले थे कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। मान लो मैं इसको ऐसे समझ लेता हूं कि जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे मान लो बॉडी का टेम्परेचर T1 था। जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर क्या था? T1 था, और T1 ग्रेटर देन क्या था? T0 था। अच्छा, कुछ टाइम बाद क्या होगा? कुछ टाइम बाद जब T की वैल्यू 0 आएगी तो बॉडी का टेम्परेचर T हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 हो जाएगा, लेकिन T अभी भी T0 से क्या होगा? ज्यादा होगा। और बताओ T अगर T0 से ज्यादा है तो ये बॉडी नेट पावर क्या कर रही है? लूज कर रही होगी। और नेट पावर जो लूज कर रही है बताओ उसका फॉर्मूला यही होगा कि नहीं होगा? EA सिग्मा T टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4। बताओ पर सेकेंड में ये बॉडी यही नेट एनर्जी गेन कर रही, नहीं गेन कर रही? यस सर। भाई T के कारण उसने लूज की, T0 के कारण गेन करी, तो नेट एनर्जी कितनी आई उसके पास? नहीं, नेट एनर्जी इतनी लूज कर रही होगी ना बॉडी। अबे बॉडी किसी टाइम पे ले भी रही है और एमिट भी कर रही है, तो जो नेट एनर्जी वो एमिट कर रही होगी यही होगी, नहीं होगी? EA सिग्मा T टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4। Yes, sir. अच्छा, ये P पावर है कि नहीं है? Yes, sir. अब जनरली हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि ये बॉडी अगर नेट एनर्जी लूज करेगी तो डेल्टा Q वहां पे क्या होता है? डेल्टा Q होता है MS डेल्टा T। बताओ ऐसा बोलते नहीं बोलते? अगर बॉडी ने डेल्टा Q एनर्जी लूज करी है तो उसके कारण उसका टेम्परेचर डेल्टा T से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अब मान लो बॉडी ने डेल्टा Q एनर्जी लूज करी है, कितने टाइम में? तो दोनों साइड हम बताओ इसको डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे, नहीं डिवाइड कर दें? और स्मॉल होगा तो ये अगले स्टेप में dQ बाय dt हो जाएगा, और dQ बाय dt किसके बराबर होगा? MS। बताओ ये dQ बाय dt है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, ये P भी क्या है? dQ बाय dt है कि नहीं है? ये पावर है, तो पावर का मतलब क्या हो गया? एनर्जी बाय टाइम। हाँ सर। यस सर।
तो इस dq बाय dt को हम किससे रिलेट कर देंगे, ms। और ध्यान, साइन यहां पे हम नेगेटिव लगाएंगे, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। इस केस में टाइम के साथ टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज कर रहा है, तो dt बाय dt का साइन हम लेंगे नेगेटिव। इतना समझ में आया? Yes, sir. भाई पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले हमने कैलकुलेट कर लिया नेट पावर। इसका मतलब है कि बॉडी इस रेट से एनर्जी क्या कर रही है, लूज कर रही है। और जब बॉडी एनर्जी लूज करेगी तो किसके बराबर होगा, वो होगा ms dt बाय dt के बराबर हो जाएगा। ये भी पावर है, तो इन दोनों पावर को इक्वेट कर दिया, टर्म को अब तुम सेपरेट आउट कर दो, तो रिजल्ट वहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा dt अपॉन t टू दी पावर 4 माइनस t नॉट टू दी पावर 4। किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई ए सिग्मा अपॉन, देखो ऐसा बने नहीं बनेगा टर्म को सेपरेट आउट करने पे। और इस इक्वेशन को अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना। मान लो t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी का टेम्परेचर कितना था, T1 था। कुछ टाइम बाद अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, T हो गया, तो इस रिलेशन से हम किसी इंस्टेंट पे बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना वहां पे हमेशा में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलो इतना समझ में, नहीं समझ में? Yes, sir. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं किस रेट से एनर्जी लूज हो रही है, किस रेट से एनर्जी एमिट हो रही है, किस रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है, नेट पावर निकालेंगे। अगर एनर्जी लूज हो रही है तो उसके कारण उसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, तो हम उसको ms dt बाई dt से इक्वेट कर देंगे। और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रही होती तो टाइम के साथ इसका टेम्परेचर बढ़ता, तब भी हम इसको इक्वेट करते हैं ms dt बाई dt से। इतना आया कि नहीं है? हाँ, sir. और ध्यान, सिग्मा स्टेफन कांस्टेंट है तो गिवन रहेगा, ये स्टेफेंस लॉ है। स्टेफेंस लॉ क्या बोलता है कि जो रेडिएंट पावर होता है इसका फॉर्मूला होता है ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। अब डिटेल में तुम्हें स्टेफेंस लॉ पूरा पढ़ लेना, लेकिन फॉर्मूला यही है जो हमें यूज करना है। लिखा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. इसी में आगे कंटिन्यू कर दो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसी में नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है और फॉर्मूला यहीं से निकलता है और उसके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। अब केवल इतना लिख लो यहाँ पे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल होता है फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच का, बॉडी और सराउंडिंग के बीच का। अगर हम डेल्टा टी की बात कर रहे हैं तो डेल्टा टी यहाँ पे क्या होगा, T1 माइनस T0। ये टेम्परेचर डिफरेंस हमारा वहां पे क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए।
तभी हम क्या कर पाएंगे, न्यूटन्स लॉ को यूज कर पाएंगे। या फिर कई बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे बोलता है स्पेसिफिकली कि यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर। अब देखो यहां तक तो सब कुछ सेम है भाई। बॉडी का जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर T1 था, यहां पे T करो, और कुछ टाइम बाद बॉडी का टेम्परेचर वहां पे क्या आ गया, T आ गया। भाई इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर T1 था, कुछ टाइम बाद बॉडी का टेम्परेचर गिर के T आ गया। बताओ उस टाइम पे यही इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? वहां पे बॉडी वहां पे नेट एनर्जी लूज कर रही है, तो एनर्जी को जो लूज करने का रेट होगा P, वो हो जाएगा EA सिग्मा T⁴ माइनस T⁴. देखो होगा ही नहीं होगा वहां पे। इस पावर को हम किसके बराबर इक्वेट करेंगे? इस पावर को हम इक्वेट करेंगे ms माइनस dt/dt। बताओ यहां तक यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, तो अब टेम्परेचर डिफरेंस को क्या लिखेंगे? अभी जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा अभी इस इंस्टेंट पे, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? अभी तुम टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T को लिखोगे, वहां पे T माइनस T0 लिखोगे, नहीं लिखोगे अभी? तो जो T टेम्परेचर आएगा अभी, उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं वहां पे T0 प्लस डेल्टा T। यस सर। भाई जो टेम्परेचर आएगा वो T0 प्लस डेल्टा T हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब इक्वेशन हो जाएगी माइनस ms dt/dt। ये हो जाएगा EA सिग्मा। इस T की जगह पुट करो, तो इस T की जगह अब क्या पुट करोगे? इस T की जगह पुट करोगे T0 प्लस डेल्टा T का होल स्क्वायर माइनस T⁴. देखो ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे? ये 4 होगा। यस। अच्छा, अब यहां पे तुम देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी माइनस, इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन होगी माइनस dt/dt EA सिग्मा अपॉन ms। EA सिग्मा अपॉन ms तो इधर आ गया नीचे। अच्छा, T⁴ हम बाहर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? यस सर। अच्छा, T⁴ अगर हम बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा T/T0 होल टू दी पावर 4 माइनस 1। चेक करो इतना सही लिखा कि नहीं लिखा वहां पर। अगर T⁴ कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? अरे हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब मैं ऊपर का रब कर रहा हूं, ऊपर का नोट कर लिया ना इतना? हाँ सर। हाँ। ये तो इक्वेशन वही थी जो पहले से लिखी थी अपन ने। अच्छा, अब तुम इक्वेशन में जब जाओगे तो इक्वेशन हो जाती है माइनस dt/dt किसके बराबर? EA सिग्मा अपॉन ms T⁴. अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है, तो अगर बाइनोमियल अप्लाई करोगे तो यह जाएगा 1 प्लस 4 डेल्टा T/T0। बताओ अगली टर्म स्क्वायर में जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर। यस सर। और डेल्टा T अगर स्मॉल है और T0 तो ज्यादा होगा, बताओ वो टर्म अगर वो टर्म जो रहेगी वो स्मॉल हो जाएगी, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते नहीं नेग्लेक्ट कर सकते?
Yes, sir. डेल्टा टी स्मॉल है तो हायर पावर की टर्म को नेग्लेक्ट करो, लास्ट में वहां पे -1 है। अब बताओ रिलेशन क्या निकल के आ गया तुम्हारा। अब जो रिलेशन आ रहा है, रिलेशन हमारा आ रहा है -dt/dt। अब बताओ क्या चीज कैंसिल आउट हो गई, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, एक टी नॉट भी कैंसिल आउट हो गया कि नहीं कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट Yes, आ sir. जाएगा 4EA सिग्मा अपॉन MS इंटू T0Q इंटू डेल्टा टी। देखो चेक करो इतनी इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही। हाँ, sir. So. बन रही ना इतनी। Yes, sir. So. अब ध्यान रखना ये जो dt, ये पूरी टर्म देखो जरा, बताओ ये टर्म कांस्टेंट है या वेरिएबल। E कांस्टेंट, A कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, S बॉडी की स्पेसिफिक हीट है और T0 वहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो बताओ ये पूरी टर्म कांस्टेंट है कि नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है, हमारा रिजल्ट निकल के आता है -dt/dt। देखो ये बन गया कि नहीं बन गया। Yes, sir. अब ये जो -dt/dt है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। भाई ये वो रेट है जिस रेट से टेम्परेचर टाइम के साथ क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठंडा हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रेट ऑफ कूलिंग। और न्यूटन्स जो लॉ ऑफ कूलिंग है वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है कि जो भी रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। रेट ऑफ कूलिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब भी क्वेश्चन में तुमसे बोलेगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज करना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है वहां पे -dt/dt। बाकी सब टर्म तो कांस्टेंट है, तो इनटू हम लिखेंगे k डेल्टा टी। और ध्यान है ये जो k कांस्टेंट मैंने यूज किया है, ये k कांस्टेंट की वैल्यू 4EA सिग्मा T0Q अपॉन MS। और ध्यान है ना, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं बोल रहा है तब तो हम T⁴ ही लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये जो रिजल्ट हमने डिराइव किया है स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, तभी तो हम बायनोमियल अप्लाई कर पाए वहां पे। अभी लिखा कि नहीं लिखा इतना। Yes, sir. हाँ, sir. अब देखो वहां पे, अगर मैं कभी तुमसे बोल रहा हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, यहां पे एक बॉडी है, जब T की वैल्यू 0 थी, एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर मान लो यहाँ पे T' था, और कुछ टाइम बाद T' ग्रेटर देन T0 था। अब कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो बॉडी का टेम्परेचर T हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 हो जाएगा। देखो है कि नहीं है वहां पर। अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है T टाइम पे, और क्वेश्चन में बोल रहा है यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फाइंड आउट करना, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो फिर हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे -dt/dt इसके बराबर k इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। बताओ उस टाइम पे टेम्परेचर डिफरेंस T - T0 है कि नहीं।
Yes, sir. अब बताओ टर्म को हम सेपरेट आउट कर दें तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस जी टी अपॉन क्या हो गया टी माइनस टी नॉट। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा के इंटू डी टी। टर्म को सेपरेट आउट करो, इसको इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, जब टी की वैल्यू 0 तो टेम्परेचर टी डैश था, जब टी टाइम आया तो टेम्परेचर टी है। अब चेक कर लो टी की वैल्यू कितनी है। इंटीग्रेट करो इस इक्वेशन को। अब बताओ इंटीग्रेट कैसे करोगे, जहां हमें इंटीग्रेट करना होगा डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट को, तो किसको एक्स मानते थे वहां पर, T minus T naught. T minus T naught. माइनस टी नॉट को एक्स मानोगे, डी एक्स बाय डी टी क्या दे देगा वहां पे, टी का 1 और टी नॉट का 0। तो इक्वेशन यही आएगी नहीं आएगी, तो यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, पहले से ही था, और राइट हैंड साइड की टर्म हो जाएगी के टी। अब लिमिट पुट करो, लॉग को उधर लेके जाओ, तो ई की पावर कुछ बनेगा नहीं बनेगा, ई की पावर माइनस के टी। चेक करो यार, इक्वेशन पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो यार ये बनेगा ना टी माइनस टी नॉट अपॉन टी डैश माइनस टी नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस के टी। देखो चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Yes, sir. बन रहा अब है इसको सर. सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें किसी टाइम पे टेम्परेचर मिल जाएगा वहां पर। तो अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का तरीका यही है। और मेनली जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो स्टीफन लॉ से ही पूछे जाते हैं। हो गया सर. देखो इसमें एक क्वेश्चन लिखा रहा है, देखो क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखो वहां पे, अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर is placed inside an enclosure, is placed inside an enclosure. The enclosure has a constant temperature 27 degrees Celsius. The enclosure has a constant temperature 27 degrees Celsius and the black body is maintained at, and the black body is maintained at 327 degrees Celsius by heating it electrically, and the black body is maintained at 327 degrees Celsius by heating it electrically. अब क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू मेंटेन द टेम्परेचर, what electric power is needed, what electric power is needed to maintain the temperature, और सिग्मा जो है स्टीफन कांस्टेंट उसकी वैल्यू गिवन है
और SI सिस्टम में इसकी यूनिट होती है 6 × 10⁻⁻8। वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ये सिग्मा है स्टीफन कांस्टेंट जिसको यूज करना। अच्छा बताओ, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि हमारे पास एक एनक्लोजर है और एनक्लोजर के अंदर हमारे पास एक बॉडी है कि नहीं? एनक्लोजर का टेम्परेचर कितना दिया? एनक्लोजर मतलब सराउंडिंग। बताओ सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 केल्विन में कन्वर्ट कर दो। 300 केल्विन। अच्छा बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 600 केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट कर दो 600 केल्विन। यस सर। अच्छा तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है? बॉडी बॉडी। बताओ बॉडी नेट एनर्जी क्या कर रही होगी? लूज कर रही नहीं लूज कर रही? यस सर। अच्छा फॉर्मूला क्या बनेगा नेट एनर्जी लूज करने का? EA सिग्मा 600⁴ माइनस 300⁴। बताओ बॉडी नेट एनर्जी इतनी लूज करी नहीं लूज करी 1 सेकेंड में? यस सर। अच्छा अब बताओ जितनी एनर्जी ये बॉडी लूज कर रही है, अगर मान लो ये बॉडी P एनर्जी, बॉडी जो एनर्जी लूज कर रही है P लूज करी नहीं लूज कर रही? यस सर। और उतना ही हम क्या करें किसी हीटर से दे दें तो क्या होगा? टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। भाई बॉडी 1 सेकंड में जितनी एनर्जी लूज कर रही है उतनी एनर्जी अगर हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू प्रोवाइड कर दी तो उस केस में बॉडी का टेम्परेचर तुम्हारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो टेम्परेचर हमने मेंटेन किया है वो किसी सोर्स के थ्रू मेंटेन किया है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा नहीं बोल रहा है एंड द बॉडी इज मेंटेन्ड एट 327 डिग्री सेल्सियस बाय हीटिंग इट इलेक्ट्रिकली। व्हाट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू मेंटेन द टेम्परेचर? तो 1 सेकंड में जितनी एनर्जी बॉडी लूज कर रही है नेट उतनी एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकली प्रोवाइड कर देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। अब चेक कर लो कैलकुलेशन कितना आ रहा है। इसका जो आंसर दिया है वो दिया 0.73 वॉट। चेक करो कैलकुलेशन जरा। जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 0.73 वॉट। हो गया इतना? आ रहा है सर। कर लो ना। ए की वैल्यू गिवन है और देखो ब्लैक बॉडी की बात कर रहा है नहीं बात कर रहा? हाँ सर। ब्लैक बॉडी की बात कर रहा है तो ई की वैल्यू क्या लेके चल? 1 दिया है, एरिया दिया है, सिग्मा दिया है, इसको सॉल्व करना है केवल। तो 0.789 सर 0.729। तो चेक कर लो 0.73 वॉट। यस सर। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत पुराना क्वेश्चन है IIT का। लिखो वहां पे अ सॉलिड कॉपर स्फीयर, a solid copper sphere, density rho, specific heat C. क्या लिखा वहां पे? a solid copper sphere, density rho, specific heat C. Density rho, specific heat C of radius R. Of radius R
at an initial temperature 200 Kelvin. At an initial temperature 200 Kelvin is suspended inside a chamber. Is suspended inside a chamber. Is suspended inside a chamber. Is suspended inside a chamber whose walls are maintained at 0 Kelvin. Whose walls are maintained at 0 Kelvin. Whose walls are maintained at 0 Kelvin. Suspended inside a chamber whose walls are at almost 0 Kelvin. Calculate the time required. Calculate the time required for the temperature of the sphere to drop to 100 Kelvin. Calculate the time required for the temperature of the sphere to drop to 100 Kelvin. To drop to 100 Kelvin. और लिखो वहां पे assume sphere as a black body. अब देखो सॉल्व वैसे ही करो नहीं करोगे. मान लो किसी टी टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर टी है. अब बताओ ये बॉडी यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा क्या? क्योंकि जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का रेट था वो किस पे डिपेंड करता है? ई ए सिग्मा सराउंडिंग के टेम्परेचर पे. तो 0 है कि नहीं है? यस सर. तो इस केस में बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है. बॉडी जो है वो केवल एनर्जी एमिट कर रही है और किसी इंस्टेंट पे एनर्जी जो एमिट कर रही होगी वो होगी ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4. बताओ जो भी इसने एनर्जी एमिट करी वो यही है कि नहीं है किसी टी टाइम पे? और ये पावर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा dq बाय dt के बराबर. और dq बाय dt का मतलब था ms. और लिख दो वहां पे माइनस dt बाय dt. टाइम के साथ टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज कर रहा है. अच्छा मास मिल जाए नहीं मिल जाएगा? मास का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. रेडियस गिवन है वहां पर तो बाद में m की जगह पुट कर देना. स्पेसिफिक हीट c है. अब टर्म को सेपरेट आउट कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस dt अपॉन t टू दी पावर 4 किसके बराबर? ई ए सिग्मा अपॉन m इंटू एस का मतलब c इंटू dt. अब इसको इंटीग्रेट करो. जब t की वैल्यू 0 थी तो बॉडी का टेम्परेचर कितना था? 200. और जब टाइम t कैलकुलेट करना है तो वहां पे टेम्परेचर कितना आ गया इसका गिर के? 100. बस अब इसको अब इंटीग्रेट कर दो. अब यहाँ पे लॉग तो आएगा नहीं, t टू दी पावर 4 है. इंटीग्रेट करो और चेक करो टाइम पीरियड t कितना आ रहा है. सर 1 सेकेंड कैसे लिया आपने? 1 सेकेंड कहाँ लिया? t कैलकुलेट करना है. अभी ये क्वेश्चन मार्क है. जीरो पे टेम्परेचर दिया है 200. हमें कैलकुलेट करना है वो टाइम जब टेम्परेचर 200 से गिर के कितना आ गया? 100 आ गया. 3c by 200 a sigma. इसने क्या वैल्यू कुछ पुट कर दी है. ये दे रहा है 1.71 RC. उसने वैल्यू पुट कर दी होगी सिग्मा की. ये बोल रहा है 1.71 RC. ई तो हो जाएगा 1. ब्लैक बॉडी बोल रहा है ना, एज्यूम ब्लैक बॉडी, तो ई तो हो गया 1.
एरिया sigma हो की जाएगा value तुम्हारा कितना 4πr²। और सिग्मा तो स्टीफन कांस्टेंट है, इससे पहले लिखा था ना, कितनी थी वैल्यू, 6 × 10⁻⁻8 ना। सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो इतना आ रहा है क्या। टी की वैल्यू 1.71 RC। सिग्मा की वैल्यू बताओ ना एक बार। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट लिखा है ना इससे पहले क्वेश्चन में। यस सर। 6 × 10⁻⁻8। तो उसको वैल्यू यूज कर लो एज इट इज। सिग्मा कौन चेंज होगा, तो स्टीफन कांस्टेंट है। यस आ रहा है। डन सर। हुआ कि नहीं हुआ। हुआ सर। अब एक क्वेश्चन लिखो, एक कॉमन क्वेश्चन है जो तुम देखो हर साल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लिखो वहां पे, a liquid cools from 70°C to 60°C in 5 minutes. Find the time interval. Find the time in which it further cools down. Find the time in which it further cools down to 50°C. If the surrounding is held at a constant temperature, of 30°C, और क्वेश्चन है बोल रहा है यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखो जब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करते हैं तो वहां पे फॉर्मूला तो यही था कि नहीं था। वहां पे हम फॉर्मूला यूज करते थे -dT/dt किसके बराबर था, कांस्टेंट के इनटू टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर था कि नहीं था। यस सर। अब देखो तरीका तो है इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करने का, लेकिन तुम उसको इंटीग्रेशन से भी चेक करना, रिजल्ट सेम आता है। हम लोग क्या करते हैं, ये रेट ऑफ कूलिंग है कि नहीं है। यस सर। बताओ यहाँ पे टेम्परेचर कितने से कितना गिरा, 10 गिरा। 70 से 60। तो हम इक्वेशन ऐसा लिखेंगे 70 to 60 कितने टाइम में, 5 मिनट में। इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। किसके बराबर आ गया, के। अच्छा डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। भाई ये जो डेल्टा टी था वो बेसिकली T - T0 था कि नहीं था। हाँ सर। और वहां पे जब हमने सॉल्व किया था किसी टी टाइम पे टेम्परेचर कैलकुलेट किया था, तो हमने इंटीग्रेट किया था, नहीं इंटीग्रेट किया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हमने किसी टी टाइम पे टेम्परेचर निकाला था इंटीग्रेट करके, ई के फॉर्म में आ रहा था। यस सर। लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व अगर इंटीग्रेशन से करेंगे तो लेंथी होता है, तो हम केवल क्या करेंगे, टी की जगह टी एवरेज कर दो बस। अब टी एवरेज कैसे मिलेगा, तो 70 से 60 गया, तो टी एवरेज कितना हो जाएगा, टी एवरेज हो जाएगा 70 + 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 30। इसको बोलो इक्वेशन 1। अब सेकंड केस में बोल रहा है बॉडी का टेम्परेचर 60 से 50 जाना चाहिए। हमें टाइम तो मालूम नहीं है, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, और ध्यान मिनट में लेके चल रहे हैं, इक्वल्स टू कांस्टेंट के। अब यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा 60 + 50/2 माइनस 30। इसको बोलो इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो और चेक कर लो टाइम टी कितना। हम इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड लेंथी होता है और आंसर दोनों के सेम आते हैं।
टाइम होगा तो करके देखना है इंटीग्रेशन से। अभी केवल हमें करना क्या है, टी की जगह टी एवरेज कर दो वहां पे। अब चेक कर लो टाइम कितना आ रहा है वहां पे, 7 minutes. 7 मिनट्स। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तुम 5 साल पहले को उठा लोगे तो जेईई मेंस में भी क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है। कई बार वहां पे टाइम दिया होता है तो पूछता है टेम्परेचर कहां से कहां पहुंचा, और कई बार टेम्परेचर दिया होगा तो हमें टाइम कैलकुलेट करना होगा और कुछ नहीं करना होता है। और उस क्वेश्चन में लिखा होता है कि यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बताओ समझ में नहीं समझ में आया इतना? Yes, sir. मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं यहाँ पे स्टीफेंस लॉ से, या तो स्टीफेंस लॉ से या फिर क्या हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब तुम लोग थोड़ा पढ़ के देखना, तो अगली क्लास में इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी उससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन वो रिलेशन कई बार यूज किया जाता है। और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में बोलता है वेवलेंथ की बात करता है, लैम्डा इंटू टी टू द पावर 4 कांस्टेंट के बराबर होता है। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो इसी फॉर्मूले बनते हैं, ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4।